नमस्ते दोस्तों, मैं यतीन राणे आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल के एक नए वीडियो में। जैसे कि आपको पता है 1947 में जब अंग्रेज़ इंडिया छोड़कर चले गए तभी वो हमारे लिए कुछ चीज़ें छोड़कर गए थे, जैसे कि उनकी लैंग्वेज इंग्लिश और उनकी फेवरेट चाय जिसके बिना हमारी सुबह सुबह नहीं बनती। और वो हमारे लिए छोड़कर गए यूरोपियन आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड बिल्डिंग जो हमारे मुंबई को एक यूरोपियन फील देती है। जी हाँ, आपने सही सुना, विश्वास नहीं होता है? चलो अभी दिखाता हूँ यार। लेकिन एक प्रॉब्लम है, एरिया ना बहुत बड़ा है, समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब आपको क्या क्या दिखाऊँ और क्या नहीं। अरे इतना क्या सोचना है, वहीं से करते हैं जहाँ से अंग्रेज इंडिया में घुसे। कहाँ से? अरे बुद्धू, गेटवे ऑफ इंडिया से। अरे हाँ यार, ये सही होगा। चलो दोस्तों, गेटवे की तरफ निकलते हैं, चलो। तो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं गेटवे ऑफ इंडिया पे। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम गेटवे जा रहे हैं, तो अभी यहाँ एक सिक्योरिटी चेकअप होगा। फ़िलहाल यहाँ जाने के लिए कोई टिकट नहीं है, फ्री एंट्री है, तो आपको यहाँ टिकट विकेट का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तो आप यहाँ डायरेक्टली जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये है सिक्योरिटी चेकअप। यहाँ मैंने अपनी बैग चेक कर ली और आप जो लगेज लाओगे तो वो यहाँ से स्कैनिंग करके आगे जाने दिया जाएगा। और जैसे आप अंदर आओगे आप देख पाओगे 85 मीटर ऊंचा गेट, उसको भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ये आपको पता है, यहीं से अंग्रेज इंडिया में आते थे, इसलिए उन्होंने भारत का प्रवेश द्वार ऐसे इसको नाम दिया। जब इंडिया में सब जगह अंग्रेज़ों का राज फैला हुआ था, तभी ब्रिटेन का राजा किंग जॉर्ज पाँचवा और उसकी क्वीन मेरी, उनको इंडिया देखने यहाँ आना था और उनके स्वागत के लिए यहाँ एक बड़ी कमान बनाई गई थी। और वो कमान किंग को इतनी अच्छी लगी कि उसने इसको परमानेंट एंट्री गेट करने का हुक्म दिया। और भाई, किंग का आदेश आया तो अंग्रेज लग गए काम पे। हालांकि इसमें आर्किटेक्ट तो ब्रिटिश था, कारीगर सारे इंडियन थे, तो इस पे आप हिंदू मुस्लिम कारीगिरी देख सकते हो। इसमें जो पत्थर लगा है ना, वो भी राजस्थान से मंगाया गया था और बहुत मेहनत के बाद 1924 में इसका निर्माण पूरा हुआ। लेकिन एक बात आपको बताना चाहूँगा कि जितने प्राइड से इन्होंने ये बनाया था ना, वहीं से जब भी इनका राज खत्म हुआ 1947 में, उसके बाद 1948 में बचे हुए अंग्रेज़ों को यहीं से उनके घर भेजा गया। मतलब जहाँ से वो आए थे वहीं से उनको जाना पड़ा। ये सामने जो आपको गेटवे दिख रहा है, उसके ही सामने है हमारे शिवाजी महाराज का स्टैचू। शिवाजी महाराज ऐसे राजा थे कि जिनको इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं, और उनका खौफ अंग्रेज़ों ने भी लिया था। जब तक शिवाजी महाराज थे, जब तक संभाजी महाराज, उनके जो बेटे हैं, वो यहाँ महाराष्ट्र में रूल कर रहे थे, तब तक अंग्रेज़ों ने डेयरिंग नहीं थी कि महाराष्ट्र की तरफ आँख उठाकर देखें। तो शिवाजी महाराज को इसलिए ग्रेट कहा जाता था। दोस्तों, गेटवे के लेफ्ट हैंड साइड से आपको डे टूर की लॉन्चेस मिलेगी। मतलब यहाँ से आप अलीबाग जा सकते हो। ये जो लॉन्चेस है, ये हमें एलिफेंटा लेके जाती है और अलीबाग भी जा सकते हैं। यहाँ से उसकी एंट्री है। अगर आपको बोटिंग करना है तो भी आप यहाँ से जा सकते हो। ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, वो फोटोग्राफर्स है। अगर आप यहाँ आ रहे हो तो इनसे फ़ोटो ज़रूर खिंचवा लो, क्योंकि आप अपने पास कितना भी अच्छा मोबाइल हो, वो फ़ोटो तो मोबाइल में रहेगा, लेकिन ये ऐसे ऐसे एंगल से फ़ोटो निकालते हैं ना, क्या पूछो मत। आप उसमें बहुत ही खूबसूरत लगोगे और वो एज अ मेमोरी आप लेके जा सकते हो। दोस्तों, यहाँ आने का कोई समय नहीं है, आप सुबह भी आ सकते हो, रात में भी आ सकते हो। रात में आओगे तो ऐसे वाला लाइट्स वाला नज़ारा बहुत खूबसूरत होता है, लहरों पे सब लॉन्चेस होती है, बहुत अमेजिंग ये गेटवे का एरिया दिखता है। तो दोस्तों, ये थी गेटवे ऑफ इंडिया की कहानी, लेकिन इससे भी ज़्यादा गौरवशाली है ये ग्रैंड ताज पैलेस की कहानी। दोस्तों, इसकी भी एक इंस्पायरिंग कहानी है। जब ईयर 1898 में जमशेदजी टाटा, जो आपको सबको पता है कि वो फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्हें एक विदेशी होटल में अंदर जाने से रोका गया था, क्योंकि वो होटल था
ओनली फॉर वाइट्स, मतलब वहाँ सिर्फ गोरों को जाना अलाउड था, ब्लैक जो हम लोग इंडियंस हैं उनको वहाँ एंट्री नहीं थी। और तभी टाटा ने एक फंड लिया था, एक ऐसा वर्ल्ड क्लास होटल बनाऊंगा और इन सालों को ना वहाँ आना पड़ेगा। और सच में सिर्फ 5 सालों में इतने लोग लगा के टाटा ने ये वर्ल्ड क्लास होटल बनाई। और आपको पता है उस ज़माने में, मतलब 1903 1904 में ये होटल में इलेक्ट्रिसिटी थी, इसमें लिफ्ट्स थे और सेंट्रलाइज एयर कंडीशनिंग सिस्टम था जो जर्मनी से इंपोर्ट किया गया था। सच में एज एन इंडियन ये कितनी बड़ी बात है हमारे लिए। हम लोग बोलते थे कि इंडिया बहुत पिछड़ा हुआ देश है, लेकिन उस टाइम टाटा ने ये करके दिखाया था। और तब से लेके आज तक ये होटल एक अपने प्राइड से शाही थाट में यही खड़ा है। आप जो ये होटल देख रहे हो कि ये इतना क्लासिक दिख रहा है ना, मतलब उसकी डिज़ाइनिंग आप देख सकते हो, आर्किटेक्चरल पॉइंट्स देख सकते हो। ये होटल बनाने में 1903 में खर्चा आया था 25 लाख। आप बोलोगे 25 लाख में मुंबई में एक बाथरूम नहीं मिलता है, लेकिन 100 साल पहले ये पूरा होटल बन के रेडी था। तो आप समझ सकते हो उस टाइम एक्चुअली लोगों को 1 रुपया कमाने में भी बहुत दिक्कत होती थी और तभी लोगों के पास पैसा नहीं था। और उस टाइम ये होटल 25 लाख में बन के रेडी हुई थी। कितनी गौरवशाली बात है। जब भी कोई जहाज समुंदर मार्ग से आता है, सबसे पहले ताज पैलेस का दर्शन दूर से हो जाता है और समझते हैं कि मुंबई आ गई। दोस्तों, जब आप कुलाबा में घूमोगे तो ज़रूर एग्जॉस्ट होगे, क्योंकि यहाँ ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि देखने के लायक है, लेकिन भूख तो लगेगी ही। अगर आप सुबह सुबह यहाँ आ रहे हो तो यहाँ एक स्पेशल रेस्टोरेंट है कि जहाँ का खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे पीछे आप देख सकते हो ओलंपिया करके एक रेस्टोरेंट है, वो रेस्टोरेंट बहुत ही फेमस है। वहाँ हम जा रहे हैं कीमा पाव खाने और वहाँ की स्पेशल चाय पीने। तो चलो अभी वहाँ जाके नाश्ता करते हैं, चलो। तो हम आ गए ओलंपिया कॉफ़ी हाउस पे और यहाँ जो ब्रेकफास्ट मेन्यू मिलता है वो पूरे, मतलब जो ईरानी होटल्स का मेन्यू है, ये ना एक ज़माने में मुंबई की स्पेशलिटी था। मतलब कीमा फ्राई, अंडा घोटाला, ब्रेड ऑमलेट, तो ये सब मुंबई की स्पेशलिटी थी। लेकिन अभी ये सब होटल्स बंद होके यहाँ फास्ट फूड चेन्स आ गए, मैकडोनल्ड्स आ गए, डोमिनोज आ गए, तो लोग वहाँ भाग रहे। लेकिन ये इसकी जो टेस्ट है ना वो बहुत ही अमेजिंग है। मैं आपको इसलिए यहाँ लेके आया हूँ। ये एक ट्रेजर है, हमें इसको प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि ये चेन्स अभी एक्सटिंक्ट होने वाली है, वैनिश होने वाली है। अगर आप भी मुंबई आ रहे हो, अगर आप भी कीमा पाव के फ़ैन हो तो यहाँ आके ज़रूर टेस्ट करके जाना। फ्रेंड्स, ये उनका है ब्रेकफास्ट मेन्यू। मिलेगा यहाँ एक मटन कीमा और मसाला ऑमलेट। ठीक है, हाँ ठीक है, मैं आता ऑर्डर देता ना का। अभी क्या क्या मिलेगा? सिर्फ ये ब्रेकफास्ट, मटन पाया भी आए ना। ओके, तो अभी मुझे ना पहले क्या करना, एक मटन कीमा फ्राई देना और उस पर ऑमलेट मारो। ओके, ये कीमा फ्राई और उस पे ऑमलेट। आप देख सकते हो इसका टेक्सचर, मेरा तो फेवरेट है ये। और ये है पाया सूप, आप इसमें पाया देख सकते हो। और यहाँ ऐसे पाव मिलते हैं जो कट होके आते हैं स्लाइस में। और यहाँ भी है नींबू, मिर्ची, अगर आपको एक्स्ट्रा स्पाइसी चाहिए तो लेट्स स्टार्ट इट। इसको ऐसा तोड़ते हैं और कीमा लेंगे, गाइस अमेजिंग।
हेवनली टेस्ट है। यही ईरानी कीमा की स्पेशलिटी होती है और एग्जैक्टली जो टेस्ट है सेम टेस्ट आपको हर टाइम मिलेगा। ये ऐसे अंडे के साथ अमेजिंग टेस्ट। ये ग्रीन कीमा है, इतना स्पाइसी भी नहीं है, आप आराम से खा सकते हो। और ये है पाया, सॉलिड है। माइंड ब्लोइंग, एकदम सही है। तो दोस्तों अभी आपने देख लिया कि मैंने क्या क्या आइटम्स मंगाए हैं और देखता हूँ पेट में कितनी जगह है, वो हिसाब से मंगा होगा, क्योंकि यहाँ की डेलिकेसीज मुझे बहुत सही लगती है और एक ट्रेडिशनल रेसिपीज़ है, इसका मैं बहुत फ़ैन हूँ। यहाँ एक एक्स्ट्रा स्पाइसी एक बुर्जी मिलती है, तो वो हमें ट्राई करनी थी, तो अभी वो ऑर्डर आ गई है। चलो मैं दिखाता हूँ आपको कैसे है। आप इसका कलर देख सकते हो और इसमें एक्स्ट्रा मिर्ची भी डाली है, तो अभी देखता हूँ ये कितनी टेस्टी है और कितनी स्पाइसी है। स्पाइसी तो हम लोग बहुत खाते हैं, फिर भी थोड़ा नींबू तो मारना ज़रूरी होता है, नींबू से टेस्ट बढ़ जाती है। इतना कुछ नहीं लगा, हाँ अभी लग रहा है थोड़ा। एक पानी का लो, पानी का थोड़ी ड्राई है, जितना अपना कीमा ऑयली था उतना नहीं है ये, ड्राई है, तो यू कैन ईट, लेस ऑयली लेकिन स्पाइसी है। तो दोस्तों अभी आपने देख लिया कि मैंने क्या क्या आइटम्स मंगाए हैं, तो मैं ख़त्म करके आपको बाहर मिलता हूँ। दोस्तों कुलाबा में आए और कुलाबा कॉजवे मार्केट में शॉपिंग नहीं की तो ऐसे कैसे चलेगा। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में कैफ़े बॉन्डेकर है, यहाँ से छोटे छोटे शॉप्स यहाँ चालू होते हैं। ये मार्केट फेमस है ज्वेलरी के लिए, ऑक्साइड वाली ज्वेलरी, और उसके बाद डिफरेंट ईयररिंग्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ झुमका। आप नेकलेस की वैरायटी देख सकते हो, मतलब पर्ल से लेके ऑक्साइड तक आपको यहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेकलेस मिलेंगे। ऐसे बहुत सारे लेडीज़ ऑर्नामेंट्स आपको यहाँ मिलेंगे और उसके लिए यहाँ लड़कियाँ पागल होती है शॉपिंग करने, और ये उनका फेवरेट डेस्टिनेशन होता है मुंबई का। आई होप लेडीज़ कम्युनिटी को ये वीडियो बहुत सही लगेगा। आप झुमके देख सकते हो, झुमके की वैरायटी देखो, मुझे भी ये शूट करने में मज़ा आया था इसके कलर्स देख के, लड़के लोग पागल होने वाले हैं। ये ईयररिंग्स देखना, ब्रेसलेट की वैरायटी तो देखो। अभी आप गॉगल्स देख सकते हो, और गॉगल्स का भी बताते हैं 1000-1200, मांगने का 300 में। बार्गेनिंग पावर ना यहाँ आपकी तगड़ी होनी चाहिए। अभी ये बैग्स देखो, ये जो पर्सेस लगाए हैं ये ऑलमोस्ट आपको 2000 बताएंगे, 300 से चालू करना है। आप देख सकते हो ये कीचेंस, ये कीचेंस तो 100 में मिलते हैं, बच्चों में बहुत फेमस होते हैं ये। और ये जो आप कपड़े का मॉल दिख रहे हो, ये शॉपिंग सेंटर है, यहाँ अंदर आपको बहुत सही कपड़े मिलते हैं, लेटेस्ट फैशन वाले, लेटेस्ट ट्रेंड वाले। और ये आप लियोपोल्ड देख सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड में लियोपोल्ड है, लियोपोल्ड भी अच्छा कैफ़े है। आप बेल्ट्स देख सकते हो, कितने वैरायटी है देखो बेल्ट्स की, लेडीज़ बेल्ट्स है ये। और ये शॉप पर्सनली मुझे अच्छा लगा, क्योंकि अगर किसी को गिफ्ट देना है, कि मुंबई के बाहर वालों को गिफ्ट देना है, तो आप ज़रूर ये चीज़ें दे सकते हो, क्योंकि ये रखने के लायक है और इनका मतलब लुक भी बहुत सही है। तो फ्रेंड्स ये मार्केट में एक चीज़ ध्यान में रखना, आप बार्गेनिंग पावर तगड़ी रखो, आपको ज़रूर अच्छी चीज़ें मिलेगी। कपड़े से लेके शूज़ से लेके लेडीज ज्वेलरी तक, गॉगल्स जो चाहिए आपको, पर्स चाहिए, वॉलेट चाहिए, एकदम सब चीज़ें अच्छी मिलेंगी। और नेक्स्ट टाइम जब भी आओगे तभी आप ज़रूर यहीं से शॉपिंग करना।
दोस्तों मुंबई में ना घूमने लायक बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो दूर दूर भी बहुत है। तो इसके लिए ये मुंबई दर्शन की सफारी यहाँ से निकलती है। उसके अलग अलग चार्जेस होते हैं, 250 रुपये से लेके 450 तक। तो आप वहाँ से टिकट निकाल के मुंबई घूम सकते हैं। और ये उनका ऑफिस है। यहाँ आप मुंबई दर्शन की टिकट भी निकाल सकते हैं। यहाँ आप अलीबाग जाने वाली लॉन्चेस के भी टिकट निकाल सकते हैं। लेकिन मैं आपको अभी यही पास के अट्रैक्शंस दिखाने वाला हूँ जो मुंबई दर्शन वाले लेके जाते हैं। तो चलो हम पहले चलते हैं फ्लोरा फाउंटेन पे और दिखाता हूँ आपको फ्लोरा फाउंटेन कैसा है, जो एक ज़माने में मुंबई का 0 माइल हुआ करता था। मतलब वहीं से सब रास्ते निकलते थे। दोस्तों हम लोग अभी आ चुके हैं मुंबई के और एक हेरिटेज लैंडमार्क पर, जिसका नाम है फ्लोरा फाउंटेन। ये पुराने ज़माने का यहाँ सेंटर पॉइंट था। मतलब पहले कैसे था कि यहाँ से सब ट्रांसपोर्टेशन निकलते थे, किसको चर्च गेट जाना है, किसको बोरीबंदर जाना है, और यहीं से डिस्पर्स हो जाते थे। सच में बहुत ही खूबसूरत है ये मॉन्यूमेंट मुंबई की हिस्ट्री और आर्ट्स की विरासत है। तो इसे बनाया गया था 1864 में। और ये आप जो देख रहे हैं वो रोमन गॉडेस फ्लोरा है, जिसे फ्लावर्स और स्प्रिंग की देवी माना जाता है। बाजू से पानी बहता है और ये बड़ा ही खूबसूरत दिख रहा है। व्यूअर्स, ये फ्लोरा फाउंटेन ना कितना भी खूबसूरत होने दो, लेकिन मेरे लिए महत्वपूर्ण होगा ये स्मारक। ये स्मारक उन वीरों के नाम पे बना है जिन्होंने हमें हमारी मुंबई दी। जब भाषावार प्रांत रचना हुई तब साहजिक रूप से मुंबई महाराष्ट्र में आनी चाहिए थी, लेकिन मोरारजी देसाई जैसे लोगों को मुंबई महाराष्ट्र को देनी नहीं थी, क्योंकि मुंबई आर्थिक रूप से स्ट्रांग थी, इसलिए उनको वो गुजरात में चाहिए थी। 21 नवंबर 1955 में हजारों प्रदर्शनकारी फ्लोरा फाउंटेन पे इकट्ठा हुए और मुंबई आमची आहे आणि ती आमचीच राहणार ऐसे नारे फ्लोरा फाउंटेन पे लगने लगे। उसमें कई सारी महिलाएं शामिल थी, स्टूडेंट्स थे, मराठी पॉलिटिशियंस थे, किसान थे, मिल वर्कर्स थे। पुलिस ने उनको रोकना चाहा, लेकिन प्रदर्शनकारी रुके नहीं। स्थिति बिगड़ी और फिर ऑर्डर्स निकले, फायर, किल देम, और देखते ही देख सैकड़ों लोगों को खून से लथपथ पाया गया। और उस दिन 105 से ज़्यादा लोग इसी जगह पे शहीद हुए, लेकिन उनकी कुर्बानी बेकार नहीं गई। आखिर मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी बनी गई और उनकी बलिदान की याद में यहाँ एक मशाल लिया हुआ किसान और मिल वर्कर का स्मारक बनाया गया और इस जगह का नाम पड़ा हुतात्मा चौक। आज भी यहाँ की हर ईंट, मिट्टी और पत्थर याद दिलाता है कि मुंबई सिर्फ बिल्डिंग और सड़कों से नहीं बनी है, यह बनी है इन्हीं लोगों के सपनों और कुर्बानियों से। अगर आप महाराष्ट्र में आ रहे हो तो इन वीरों को जरूर सलाम करना, जिनके सपनों ने हमें महाराष्ट्र और मुंबई दी है। हिस्ट्री का गेम ना बहुत ही डेंजरस था। तो बात उन दिनों की है जब ब्रिटिश राज अपने पिक पे था। शिपिंग, ट्रेडिंग, ये सारे बिजनेस मुंबई से डायरेक्ट ब्रिटेन से कनेक्टेड थे और मुंबई तेजी से फाइनेंशियल सिटी बनने की तरफ दौड़ रही थी। ऐसे में ब्रिटिशर्स को यहाँ पढ़े लिखे लोग चाहिए थे जो इंग्लिश बोल सके, समझ सके और अकाउंट्स मैनेज कर सके यहाँ का बिजनेस संभालने के लिए। और ये सारी कमी पूरी करने के लिए 1854 में ब्रिटेन से आया एक फरमान, जिसमें लिखा गया था कि मुंबई में हाई एजुकेशन सिस्टम देने के लिए यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। और सिर्फ 3 साल में ये यूनिवर्सिटी पूरी बन के रेडी हो गई। तो दोस्तों, ये है हमारी मुंबई यूनिवर्सिटी एंड वी आर प्राउड ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स एंड डॉक्टरेट होल्डर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। व्यूअर्स, आप ये साल देख रहे हो 1857। एक बाजू 1857 में रिवोल्ट हो रहा था और दूसरी बाजू 1857 में ये यूनिवर्सिटी बन रही थी और ब्रिटिशर्स यहाँ हाई एजुकेशन सिस्टम फैला रहे थे। आप यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग तो देखो, पूरी बिल्डिंग गॉथिक आर्किटेक्चर में बनी है और ये राजाबाई टावर तो मुंबई की पहचान बन चुका है। 19वीं सेंचुरी की ये बिल्डिंग आज भी एकदम रॉयल दिख रही है। अभी जब ये हिस्ट्री जान चुका हूँ ना, तो एक बात सही है, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे पास जो यूनिवर्सिटी की डिग्रीज है वो भी कुछ कम नहीं है। मुझे उसके लिए फॉरेन जाने की ज़रूरत नहीं, मेरी यूनिवर्सिटी ही फॉरेन वाले लोगों ने बनाई थी। जस्ट शोकिंग, क्योंकि मेरे बहुत सारे रिश्तेदार हैं
कि जो फॉरेन डिग्री होल्डर्स है तो उनको थोड़ा चिढ़ा रहा था, बाकी कुछ नहीं। हमारी यूनिवर्सिटी भी कुछ कम नहीं है ऐसे हमें अभी लग रहा है। तो फ्रेंड्स, आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आप मुंबई यूनिवर्सिटी के हो तो ये इन्फॉर्मेशन आपको पता थी क्या नहीं, और सच में आपको अभी लगता है आपकी डिग्री एकदम वैल्यूएबल है। ये सुन के तो लग रहा होगा जैसे मुझे लग रहा है। तो आप मेरे को कमेंट में ये चीज़ ज़रूर बताना। दोस्तों, ये है हाई कोर्ट। यहाँ मुंबई के सबसे बड़े बड़े मामले जो होते हैं, जहाँ पुलिस इन्वॉल्व होती है, बाद में केस बनती है, और जो बड़े बड़े हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं जो हाई कोर्ट में दर्ज किए जाते हैं, उनका मुकदमा यहाँ लड़ा जाता है। और ये सबसे बड़ा कोर्ट है और सबसे पुराना भी। आप देख सकते हो बिल्डिंग और आर्किटेक्चर, वो समझ रहे हैं हमें कि कितना जूना है ये जो यूनिवर्सिटी है ना, उसके एग्जैक्ट सामने एक स्पेशल ग्राउंड है हम लोग का, जहां हम लोग क्रिकेट खेल के बड़े हुए हैं। उसका नाम है द ओवल। और ये जो ग्राउंड है ये भी आइकॉनिक ग्राउंड है, क्योंकि ग्रेड 1 हेरिटेज में उसको काउंट किया जा रहा है। आप एंट्री पे ही देख सकते हो। लगता है ये ऐसा फर्स्ट ग्राउंड है कि जिसको हेरिटेज का लेवल मिल गया है, क्योंकि इसको चारों बाजू से आप देखोगे तो हिस्टोरिक बिल्डिंग से कवर्ड है। मैं इतना तो नहीं कहूँगा कि ये यूएस के सेंटर पार्क जैसा है, लेकिन फीलिंग तो वैसी ही आ रही है। ये ग्राउंड देखोगे तो राइट साइड में आपको इरोस दिखेगा, जो थिएटर था, एक आइकॉनिक थिएटर था वो भी, और अभी वो कुछ एक शॉपिंग सेंटर जैसा बनाया गया है। एग्जैक्ट मेरे पीछे देखोगे तो आपको हाई कोर्ट दिखेगा, और ये सबसे ज़्यादा एरिया ना यहाँ हाई कोर्ट ने कवर किया है। और नेक्स्ट देखोगे तो आपको मुंबई यूनिवर्सिटी दिखेगी, और मुंबई यूनिवर्सिटी में आप यहाँ से तो आप इतनी मुंबई यूनिवर्सिटी देख नहीं सकते, लेकिन राजाबाई टावर ज़रूर देख सकते हो। आप यहाँ से उसका टाइम भी देख सकते हो। मुंबई में जो क्रिकेट का प्यार पला बड़ा है ना, वो इसी ग्राउंड से। अगर आप मुंबई के नहीं हो तो आपको सिर्फ वानखेड़े पता होगा, जहाँ इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था। लेकिन ये जो ग्राउंड्स है ना, तो ग्राउंड लेवल की क्रिकेट यही नरिश की जाती है, और इसलिए इंडिया को, पॉसिबली महाराष्ट्र को, मुंबई को अच्छे अच्छे खिलाड़ी मिलते हैं, क्योंकि स्कूल कॉलेज लेवल यही नरिश की जाती है। तो आशा करता हूँ आपको ये ओवल मैंने जो दिखाया और इसके बारे में आपको मैंने जो जो इन्फॉर्मेशन दी वो आपको अच्छी लगी होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन। दोस्तों, आप ये जो सर्कुलर गार्डन देख रहे हो ना, उसको हॉर्निमन सर्कल बोलते हैं। और आपको सुन के अजीब लगेगा कि ये नाम एक ब्रिटिश पत्रकार का था, जिनको बेंजामिन हॉर्निमन नाम से पहचानते थे। और उनकी खासियत ये थी, ब्रिटिश होके भी ये स्वातंत्र्य संग्राम में भारत के सपोर्ट में थे और अपनी पेन से ब्रिटिशों के खिलाफ आवाज़ उठाते थे। ये उनकी खासियत थी। और ये हॉर्निमन सर्कल के सामने ही है ये वेरी फेमस ग्रीक आर्किटेक्चर वाली एशियाटिक लाइब्रेरी। ये बिल्डिंग सारे लोगों की फेवरेट है, खास करके फोटोग्राफर्स की। इसका जो आर्किटेक्चर है ना, वो ग्रीक आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड है। और इस बिल्डिंग को 30 स्टेप्स है। जब आप ये सीढ़ियाँ चढ़ के अंदर जाओगे ना, तो ज्ञान का भंडार पाओगे, क्योंकि अंदर 8 लाख से ज़्यादा किताबें, महाभारत कालीन पांडुलिपि और बहुत कुछ है। खैर, आजकल की मोबाइल की दुनिया में खोने वाले जनरेशन में कुछ स्कॉलर वहाँ मुझे ऐसे भी मिले कि जिनको रिसर्च करते हुए देख के मुझे बहुत सुकून मिला। और एशियाटिक लाइब्रेरी के रूप में ऐसा ज्ञान का भंडार हमारी मुंबई में है, ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। तो चलो अब चलते दूसरे डेस्टिनेशन की तरफ। तो व्यूअर्स, ये है काला घोड़ा लोकेलिटी। काला घोड़ा ये नाम 7वां किंग एडवर्ड के घोड़े के नाम से पड़ा है। उसका रीज़न तो पता नहीं, लेकिन यहाँ अभी ये घोड़ा है, किंग एडवर्ड्स तो दिख नहीं रहे। जोक्स अपार्ट, अगर आप यंग हो तो आपको काला घोड़ा फेस्टिवल ज़रूर पता होगा, और वो यही संपन्न होता है। और अभी आप सामने जो देख रहे हो ना, वो 1847 में बनी ससून लाइब्रेरी की खूबसूरत बिल्डिंग है। कितनी सही दिख रहे हैं ना। और उसके ही बाजू में नहीं, आप वेस्ट साइड पे ध्यान मत दो, मैं
बात कर रहा हूँ आर्मी और नेवी बिल्डिंग की। और ये आर्मी और नेवी बिल्डिंग क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ यूरोपियन आर्किटेक्चर। और ये है आर्टिस्ट लोगों का दिल, जहांगीर आर्ट गैलरी। अफसोस अंदर हम कैमरा नहीं लेके जा सकते, लेकिन आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना, क्योंकि अंदर खूबसूरत आर्ट्स आपको देखने को मिलेगी। और ये है म्यूज़ियम, छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय। आप यहाँ के नायाब चीज़ों को देखने का लुत्फ़ उठा सकते हो। अंदर जाने का टाइम है सुबह 10:30 से शाम को 6 बजे तक। ये इतना बड़ा है ना कि आपको कम से कम 2 घंटे चाहिए इसे देखने के लिए। आपको ना एंट्री पे ही ये बुद्धा का फेस स्टैचू मिलेगा। इसको देख के ही मैं एकदम अचंभित रह गया हूँ। कितना खूबसूरत स्टैचू है ना। अभी आपको मैं मुंबई का फैशन स्ट्रीट दिखाने वाला हूँ। फोर्ट एरिया में आए और शॉपिंग नहीं किया, ऐसे हो सकता है क्या? आपको ही पता है कि मुंबई की फैशन कितनी फेमस है। तो अभी हम लोग आ गए फैशन स्ट्रीट पे। दोस्तों, इस फैशन स्ट्रीट पे आपको लेटेस्ट ट्रेंड्स वाले जीन्स, टी शर्ट और कैप्स, शूज़, बहुत सारी चीज़ें मिलेगी जो अभी लेटेस्ट फैशन में है। ये चालू होता है चर्चगेट स्टेशन के बैक साइड से और सीधा ये मेट्रो थिएटर तक है। मतलब इतना बड़ा है। ये सारे विजुअल्स देख के आपको ऐसा तो लग रहा होगा कि मुंबई जाना ज़रूरी है। अगर आप आ रहे हो तो ऑप्शंस तो बहुत है यहाँ आने के, लेकिन अगर ट्रेन से आ रहे हो तो सेंट्रल रेलवे का लास्ट स्टेशन बहुत ही खास है। अभी हम लोग वही पहुँचे हैं जिसका नाम है CSTM, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। ये वो स्टेशन है जिसको यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है, क्योंकि है ही इतना खूबसूरत। आप देख सकते हो उसका आर्किटेक्चर। दोस्तों, और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूँ। 16 अप्रैल 1853 में यहाँ से पहली ट्रेन चली थी। उस दिन 400 यात्रियों और 14 डिब्बों वाली ट्रेन यहाँ से निकल के 34 किलोमीटर काट के पहुंची थी ठाणे में। और ये थी भारतीय रेल यात्रा की शुरुआत। और ये स्टेशन उसका साक्षीदार है। क्या खूबसूरत दिन होगा ना वो। ये स्टेशन का इंटीरियर, ग्रैंड डोम्स, स्टेन ग्लास विंडोज़, ये कार्विंग किए हुए आर्क्स जो बयां करते हैं कि इसका पास्ट और प्रेजेंट कितना ग्रैंड और खूबसूरत है। ये सब देख के सच में लगता है कि यूनेस्को ने इसको राइटली वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है, क्योंकि है ही इतना ये ग्रैंड और खूबसूरत। यार, यहाँ खड़े रह के ऐसे लग रहा है ना, ये सिर्फ रेलवे स्टेशन नहीं है, मुंबई का एक जीता जागता म्यूजियम है और जो मुंबई की रूह का हिस्सा है। दोस्तों, मुंबई में ऐसी बहुत सारी ग्रेट प्लेसेस हैं, लेकिन मुंबई को खास बनाता है ये अरेबियन सी। मतलब मुंबई चारों तरफ से समुंदर से घिरी हुई है। अगर आप यहाँ आओगे तो आपको ये कुलाबा का समुंदर दिखेगा। आप दादर में जाओगे तो दादर की चौपाटी दिखेगी। मुंबई पूरी समुंदर से घिरी हुई है और इसलिए मुंबई को ये समुंदर बहुत ही खास बनाता है। तो चलो मैं आपको एक मुंबई का स्पेशल सी शोर दिखाता हूँ जो मरीन ड्राइव इस नाम से फेमस है। A few moments later. तो दोस्तों, हम लोग आ गए हैं मुंबई के एक स्पेशल सी शोर पे। उसको कहते हैं मरीन ड्राइव। आप ये सामने देख सकते हो। जब भी हम लोग मरीन ड्राइव पहुँचेंगे तो आपको क्या करना है ना, मैं अभी बताता हूँ। ये ऐसे ऊपर आना है यहाँ, और जो भी आपको जगह खाली मिलेगी, अभी आपको जगह खाली दिख रही है लेकिन जनरली ऐसे होगी नहीं, तो ऐसे सीधे बैठ जाना है, पैर नीचे डालने हैं और सामने के समुंदर के साथ खो जाना है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ आके करनी है, क्योंकि ये समुंदर आपको पागल कर देगा। अगर आपकी इसके साथ दोस्ती हो गई तो ये आपको छोड़ेगा नहीं, ना आप इसको छोड़ेगी। आपको यहाँ ज़रूर आना पड़ेगा। एक बार आइए तो मरीन ड्राइव पे, आपको प्यार हो जाएगा इस जगह से। तो चलो दोस्तों, ये वीडियो को यही ख़त्म करते हैं और इस खूबसूरत जगह पे थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करना एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। फिर मिलते हैं कोई अच्छी जगह पे एक नया वीडियो लेके।
And as always, thanks for watching and thanks for your time.